वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया। जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे 1991 में अपना 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों गिरवी रखना पड़ा? क्या ये रातों रात हुआ संकट था, या कांग्रेस पार्टी की दशकों पुरानी लाइसेंस राज की नीतियों का वो बारूद जो आखिरकार फट ही गया? आइए खोलते हैं रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की सबसे गुप्त फाइलें। क्या किसी आजाद देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि उसे अपना सोना चुपचाप विदेश भेजना पड़े? 1991 की वो रात जब भारत सरकार दिवालिया होने के कगार पर खड़ी थी। हमारे पास पेट्रोल, दवाइयां और जरूरी सामान खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। दशकों से हमें बताया गया था कि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने देश की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के जरिए बचाया। लेकिन आज हम कांग्रेस फाइल्स के इस एपिसोड में एक कड़वा सच पूछेंगे। आखिर देश को इस बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा किसने किया था? आज हम डिकोड करेंगे कांग्रेस की उस लाइसेंस राज व्यवस्था को जिसने 40 सालों तक भारत के टैलेंट और व्यापार का गला घोंटा। आज दस्तावेजों से साबित होगा कि 1991 के सुधार कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि गले पर लटकी तलवार के डर से उठाया गया आखिरी कदम था। 1991 का आर्थिक भूचाल कोई रातों रात आई सुनामी नहीं थी। यह कांग्रेस पार्टी की दशकों पुरानी समाजवादी नीतियों का नतीजा था, जिसे लाइसेंस कोटा राज कहा जाता था। गुरुचरण दास, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के पूर्व सीईओ और भारत के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार हैं, अपनी बेस्ट सेलर किताब इंडिया अनबाउंड में इस व्यवस्था की बखिया उधेड़ते हैं। लाइसेंस राज का मतलब था कि अगर आप एक साबुन की फैक्ट्री चलाते हैं और आपको अपनी फैक्ट्री में साबुन का उत्पादन 100 से बढ़ाकर 150 करना है, तो आपको दिल्ली में बैठे सरकारी बाबू से लाइसेंस या अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर आपने बिना अनुमति के ज्यादा उत्पादन किया तो आपको जेल हो सकती थी। कांग्रेस की सरकारों, विशेषकर इंदिरा गांधी के दौर ने प्राइवेट कंपनियों को देश का दुश्मन मान लिया था। सब कुछ सरकार बनाना चाहती थी, घड़ी से लेकर ब्रेड तक। विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया गया। नतीजा, भारत का निर्यात गिरता चला गया, सरकारी खजाना खाली होने लगा और हम विदेशी कर्ज लेकर देश चलाने लगे। 1980 के दशक में राजीव गांधी की सरकार ने विदेशों से इतना भारी कर्ज लिया कि 1990 आते आते हम उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लायक भी नहीं बचे। बोफोर्स घोटाले के कारण 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर चुकी थी। इसके बाद कांग्रेस ने पहले वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर की अल्पमत सरकारों को बाहर से समर्थन दिया और फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ ही महीनों में उस सरकार को भी गिरा दिया। जयराम रमेश, जो खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता और 1991 में प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम रणनीतिकार थे, उन्होंने अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी में उस खौफनाक दौर का अंदरूनी सच लिखा है। जयराम रमेश बताते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता और 1990 के खाड़ी युद्ध, जबकि सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर हमला किया गया था, इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1 बिलियन यानी लगभग 100 करोड़ डॉलर से भी नीचे आ गया था। सरल भाषा में समझें तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के घर के उस इमरजेंसी फंड की तरह है जिससे वो विदेशों से पेट्रोल, खाद और दवाइयां खरीदता है। हमारे पास सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का पैसा बचा था। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी या देश भारत को कर्ज देने को तैयार नहीं था। डिफॉल्ट यानी दिवालिया होने का मतलब था कि भारत में पेट्रोल पंप सूख जाते, कारखाने बंद हो जाते और देश में भूखमरी आ जाती। इस महासंकट से बचने के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, अपने घर का सोना गिरवी रखना। मई 1991 में चंद्रशेखर की सरकार, जिसे कांग्रेस ने समर्थन बाद में वापस ले लिया था, तो चंद्रशेखर की सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भेजा। लेकिन चुनाव हुए, राजीव गांधी की दुखद हत्या हुई और नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस वापस सत्ता में आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। खतरा अभी भी टला नहीं था। कांग्रेस सरकार को और कर्ज चाहिए था। 4 जुलाई से 18 जुलाई 1991 के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने
47 टन सोना एक बेहद गुप्त ऑपरेशन के तहत हवाई जहाजों में लादकर बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेज दिया। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि जब वैन का टायर पंक्चर हुआ तब आम लोगों को पता चला कि बक्सों में सोना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छाप दी और पूरे देश में मातम छा गया। जिस सोने की चिड़िया ने आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, वो देश आज अपना सोना विदेशियों के पास गिरवी रख रहा था। और ये सब कांग्रेस की अपनी ही 40 साल की आर्थिक गलत नीतियों का प्रायश्चित था। सोना गिरवी रखकर भारत को जो $400 मिलियन मिले, उससे हमारा दिवालियापन तो टल गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत को बेल आउट पैकेज देने से पहले एक बहुत बड़ी शर्त रखी। IMF ने कहा, हम तुम्हें पैसा तब देंगे जब तुम अपनी उस लाइसेंस राज की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। मजबूरी में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार को 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति लानी पड़ी। इस नीति ने उस समाजवादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया जिसे नेहरू और इंदिरा गांधी ने दशकों तक सींचा था। उदारीकरण यानी लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया। अब व्यापारी बिना सरकारी अनुमति के फैक्ट्रियां बढ़ा सकते थे। सरकारी कंपनियों का एकाधिकार तोड़ दिया गया। विदेशी कंपनियों जैसे कोका कोला, पेप्सी, IBM के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। यानी 1991 के सुधार कांग्रेस की दूरदृष्टि नहीं थे, बल्कि IMF की शर्तों के आगे किया गया एक आर्थिक सरेंडर था जिसने आखिरकार भारत को बचा लिया। तो दोस्तों, जब हम आज अपने हाथ में स्मार्टफोन देखते हैं या बिना लाइन में लगे गैस सिलेंडर और गाड़ियां खरीदते हैं, तो हमें 1991 के उस कड़वे घूंट को याद रखना चाहिए। इतिहास का सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी देश मुफ्त की रेवड़ियों या सरकार के सब कुछ अपने हाथ में रखने से नहीं चलता। देश चलता है वेल्थ क्रिएटर से, व्यापारियों से और युवाओं के टैलेंट से। कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने राजनीतिक विरोध के बावजूद उन कठोर सुधारों को लागू किया। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो बीमारी भी उसी सिस्टम ने दी थी जिसे मिटाने के लिए हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अर्थशास्त्र के नियम बहुत निर्दयी होते हैं। अगर आप गलत नीतियां लाएंगे तो आपके देश को बिकने में देर नहीं लगेगी। आपको अर्थशास्त्र समझना होगा ताकि आप नेताओं से उनके दावों का हिसाब मांग सकें। 1991 के बाद विदेशी पैसा भारत में आने लगा, बाजार खुल गए, देश ने राहत की सांस ली। लेकिन इस नए और खुले बाजार के सिस्टम में कुछ ऐसे लूप होल थे जिन्हें सिस्टम के ही एक बिग बुल ने पकड़ लिया था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आजाद भारत के पहले सबसे बड़े वित्तीय घोटाले की, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, जब बैंकों ने ही शेयर बाजार को हैक कर लिया। $4,000 करोड़ का वो घोटाला जिसने बैंकिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। क्या हर्षद मेहता अकेला था या बैंक रसीद के उस काले खेल में बड़े बड़े विदेशी बैंक और नेता भी शामिल थे? कांग्रेस फाइल्स का अगला पन्ना बहुत गहरे राज खोलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में बैंकिंग फ्रॉड की उन फाइलों के साथ जिन्होंने लाखों मिडिल क्लास परिवारों को सड़क पर ला दिया था। ऐसे ही सच दिखाने वाली खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द प्राइम नैरेटिव हमारा एक ऐसा चैनल जो सच का एक नया चेहरा आपको दिखाएगा। वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया।